नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। आज की पहली कहानी शहडोल की है। ये बात 2025 की है। शहडोल में एक थाना आता है, धनपुरी थाना। इसी थाना सीमा के संग्राम सिंह सफाई मोहल्ले में सीमा का परिवार रहता था। करीब 10 साल पहले जब सीमा की उम्र 18 साल थी तो उसकी शादी पास के ही एक गांव में हो गई थी। शादी के कुछ समय बाद उसे एक बेटी भी हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे सीमा और उसके पति के बीच अनबन होने लगी। बताया जाता है कि सीमा सोशल मीडिया पर रील वगैरह बनाकर डालती थी, जो उसके पति को पसंद नहीं था। इस वजह से दोनों के बीच और भी तनाव बढ़ता गया। वैसे गांव में यह भी चर्चा रही कि सीमा के पहले से ही कुछ लड़कों से जान पहचान थी, इसलिए वो ज्यादा दिन एक रिश्ते में टिक नहीं पाई। खैर, जो भी वजह रही हो, करीब 4 साल पहले सीमा अपनी बेटी को लेकर अपने मायके यानी धनपुरी आ गई और तब से यही रह रही थी। एक दिन सीमा की फेसबुक पर सुरेश से जान पहचान हो गई। सुरेश अनूपपुर जिले के चचाई थाने के अंदर आने वाले गांव डोंगरा टोल वार्ड नंबर 3 का रहने वाला था। वो अपने गांव में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। लेकिन सुरेश भी ऐसा आदमी था जो एक औरत के साथ ज्यादा दिन टिक कर नहीं रह पाता था। वो हमेशा किसी नए रिश्ते की तलाश में रहता था। असल में सुरेश ने पहले ही सोशल मीडिया पर सीमा की कई रीलें देख रखी थी और तभी से वो उसे पसंद करने लगा था। उधर सीमा भी किसी नए साथी की तलाश में थी। दोनों की बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोस्ती भी गहरी हो गई। फिर एक दिन सुरेश ने सीमा से मिलने की बात कही। तब एक रात सीमा ने चुपचाप उसे अपने गांव के बाहर एक बगीचे में मिलने के लिए बुला लिया। आधी रात को खुले आसमान के नीचे सीमा और सुरेश की पहली मुलाकात हुई। उस रात दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी नजदीकियां बांटी। सुरेश की मजबूत बाहों में सीमा ने खुद को समर्पित कर दिया, जबकि दोनों के शरीर की गर्मी रात की ठंडी हवा में घुलती गई और उन्होंने एक दूसरे को छूकर चूमकर उस रात की सारी सीमाएं तोड़ दी। फिर मिलने का वादा करके अपने अपने घर लौट गए। इसके बाद सीमा ने कई बार सुरेश को रात में चुपचाप मिलने के लिए बुलाया। दोनों अक्सर गांव से दूर किसी सुनसान जगह पर मिलते, जहां रात भर साथ वक्त बिताने के बाद सुबह होने से पहले लौट जाते। उनकी हर मुलाकात में शारीरिक आकर्षण का बोलबाला रहता, जहां सुरेश की मजबूत पकड़ और सीमा की उत्सुकता उन्हें एक दूसरे में खोने पर मजबूर कर देती और वे घंटों तक एक दूसरे के शरीर की खोज में लगे रहते। इसी बीच एक रोज सुरेश ने कहा कि जब हमें रोज रात में मिलना ही है तो क्यों ना हम एक साथ रहने लगे। सीमा को भी सुरेश की बात ठीक लगी। उसे लगा कि रोज रोज छुप छुप कर मिलने से अच्छा है कि साथ ही रहा जाए। फिर क्या था, करीब 2 साल पहले सुरेश अपनी पत्नी और बच्चों को गांव में छोड़कर धनपुरी आ गया। उसने संग्राम सिंह सफाई मोहल्ले में एक किराए का मकान लिया और वही सीमा के साथ रहने लगा। 22 अप्रैल 2025 की सुबह से ही मोहल्ले में हलचल मच गई, क्योंकि सीमा के रोने की आवाजें लगातार घर के अंदर से आ रही थी। पूरा मोहल्ला उसके घर के बाहर जमा हो गया था। इस मकान में 28 साल की सीमा अपने पति सुरेश के साथ रहती थी। सीमा की 5 साल की एक बेटी भी थी, जो उस रोज कुछ ही दूरी पर रहने वाली अपनी नानी के घर सो रही थी। मोहल्ले की महिलाओं ने जब सीमा की आवाज पहचानी तो वो बार बार दरवाजा खटखटाकर उसे बाहर आने को कहने लगी। लेकिन जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोस में रहने वाली सीमा की मां को बुलाया गया। मां ने भी पुकारा, लेकिन जब सीमा ने तब भी दरवाजा नहीं खोला तो गांव के सरपंच ने धनपुरी थाना प्रभारी खेम सिंह को इसकी सूचना दी। कुछ देर पुलिस ने भी कोशिश की, लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो मजबूर होकर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना पड़ा। जैसे ही पुलिस कमरे में दाखिल हुई, वहां पलंग पर सुरेश की लाश देखकर सब चौंक गए। पुलिस जब घर के अंदर पहुंची तो सीमा एक कोने में बैठी लगातार रो रही थी। पुलिस ने जब उससे पूछा तो वो बड़ी मुश्किल से बोल पाई कि सुरेश रात को शराब पीकर सोया था।
लेकिन सुबह जब वो उठी तो देखा कि उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। किसी भी औरत के लिए पति की मौत बहुत बड़ा गम होता है, मगर यहां सबको हैरानी इस बात की थी कि सीमा सुरेश की लाश के पास बैठी तो रोती रही, लेकिन जब मोहल्ले वाले, उसकी मां और गांव वाले दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहे थे, तब उसने घंटों तक दरवाजा नहीं खोला। उधर सुरेश की उम्र सिर्फ 32 साल थी और वो पूरी तरह से तंदुरुस्त भी था, इसलिए उसकी यूं अचानक मौत हर किसी को शक में डाल रही थी। जब पुलिस ने जांच के दौरान सुरेश के गले पर काले निशान देखे तो मामला और भी संदिग्ध लगने लगा। इसके बाद सुरेश की बेटी, जो उस रात नानी के घर सो रही थी, उसने पुलिस को बताया कि रात में मम्मी पापा के बीच झगड़ा हुआ था। इस जानकारी के बाद शक की सुई सीधा सीमा की ओर घूम गई। फिर पुलिस ने आगे की कार्यवाही करते हुए सुरेश का पोस्टमार्टम करवाया। जब रिपोर्ट आई तो उसमें साफ लिखा था कि सुरेश की मौत गला दबाने से हुई है। इसके बाद सीमा को थाने बुलाया गया और पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में सीमा लगातार यही कहती रही कि सुरेश ने शराब पी थी और शायद शराब ही जहरीली थी, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस को उसकी बातों से साफ लगने लगा कि वो कुछ छुपा रही है और जरूरत से ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश कर रही है। पुलिस को पहले से ही ये जानकारी थी कि सीमा और सुरेश ने आपस में शादी नहीं की थी। दोनों लिव इन में साथ रह रहे थे और सीमा की जो बेटी थी वो उसके पहले पति से थी। पहले पति से विवाद के बाद ही वो अपनी मां के पास धनपुरी आकर रहने लगी थी। इसी वजह से पुलिस ने शुरुआत में सीमा से नरमी से बात की और उसे सच बताने का मौका दिया। लेकिन जब सीमा बार बार वही कहानी दोहराती रही कि सुरेश की मौत शराब से हुई, तो पुलिस को शक और गहरा हो गया। फिर महिला पुलिस अधिकारियों ने उसे कानून का डर दिखाया और बताया कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसे सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तब जाकर सीमा का हौसला टूट गया और उसने आखिरकार कबूल कर लिया कि सुरेश की मौत एक हादसा नहीं बल्कि उसकी ही वजह से हुई थी। इसके बाद उसने पूरी कहानी पुलिस को सुना दी। सीमा और सुरेश दोनों ही थोड़े रंगीन मिजाज के थे। जब दोनों साथ रहने लगे तो शुरुआत के कुछ महीने उन्होंने पूरी आजादी के साथ बिताए। दिन रात एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते मानो दुनियादारी की कोई चिंता ही ना हो। वे घंटों तक बिस्तर में एक दूसरे के शरीर की हर गहराई को छूते, चूमते और संतुष्ट करते रहते, जहां सुरेश की उत्तेजना और सीमा की कामुकता उन्हें बार बार एक दूसरे की ओर खींचती। सीमा अक्सर अपनी बेटी को पड़ोस में रहने वाली मां के पास भेज देती थी और फिर उनका घर पूरे दिन बंद ही रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों की असलियत सामने आने लगी। सुरेश और सीमा दोनों ही ज्यादा दिन किसी एक रिश्ते में टिक कर नहीं रह सकते थे। सुरेश ने मोहल्ले की इधर उधर नजर डालना शुरू कर दिया, तो वहीं सीमा को भी सुरेश से उबन होने लगी और वो फिर से किसी नए साथी की तलाश में रहने लगी। इसके साथ ही वही पुरानी बात फिर से शुरू हो गई। सीमा द्वारा रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालना सुरेश को ये बिल्कुल पसंद नहीं था और इस बात को लेकर उनके बीच झगड़े होने लगे। सीमा ने पुलिस को जो कहानी बताई वो सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उसने कहा कि सुरेश ने जब मोहल्ले की दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी तो उसे बहुत गुस्सा आया। सुरेश गांव के कुछ शराबी किस्म के लोगों से मेलजोल बढ़ा चुका था और उसी बहाने एक दिन मोहल्ले की एक औरत के पास भी चला गया था। ये बात सीमा को बुरी लगी और उसका गुस्सा उसी दिन से बढ़ता चला गया। सीमा ने बताया कि उस दिन दोपहर में सुरेश शराब पीकर घर लौटा और जबरन उसके पास आने की कोशिश करने लगा। उस वक्त उनकी बेटी जाग रही थी, इसलिए सीमा ने उसे रोका, लेकिन सुरेश ने बेटी के पेट में जोर से लात मार दी, जिससे वो रोते हुए अपनी नानी के घर चली गई। इसके बाद सुरेश सीमा के साथ जबरदस्ती बिस्तर में घुस गया। सीमा ने कहा कि वो जानती थी कि अब वो मानेगा नहीं, इसलिए उसने पहले से सोच समझकर पूरी योजना बना ली थी। उसने नाटक किया कि सब कुछ ठीक है
और प्यार से उसका साथ देती रही। उसने सुरेश को इतना थका दिया कि वो कुछ ही देर में गहरी नींद में खर्राटे लेने लगा, जहां सीमा ने अपनी कामुक हरकतों से उसे पूरी तरह से थका दिया। उसके शरीर को छूकर और उत्तेजित करके उसे नींद की गहराई में धकेल दिया। जब वो पूरी तरह सो गया तो सीमा ने मौका देखकर उसका गला दबा दिया। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसने दरवाजा क्यों नहीं खोला तो सीमा ने कहा कि सुरेश के गले पर निशान देखकर वो डर गई थी। उसे लगा कि अगर कुछ वक्त बीत जाएगा तो शायद निशान थोड़ा हल्का हो जाएगा। इसलिए वो रोने का नाटक करती रही और दरवाजा खोलने से बचती रही। सीमा की पूरी बात सुनने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हो गई कि सुरेश की मौत गला दबाने से हुई थी और उसकी मृत्यु के बाद किए गए बयान और घटनाओं से साफ जाहिर था कि ये एक सोची समझी हत्या थी। एक समय जो प्रेम और आकर्षण का कारण बना था, वही बाद में नफरत और हिंसा का रूप ले लिया। इस पूरी घटना ने यह दिखा दिया कि कभी कभी रिश्तों में समझ और विश्वास की कमी कितनी बड़ी समस्या बन सकती है। अब आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। फिलीपीन से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने वाली डॉक्टर भावना यादव राजस्थान के कोटपूत ली बहरोड जिले के अनंतपुरा गांव में रहती थी। वो पीजी की तैयारी में जुटी हुई थी। दिल्ली स्थित डीएमएसए एमसीआई की तैयारी के लिए ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी। हर सप्ताह टेस्ट देने के लिए दिल्ली जाती थी। इसी सिलसिले में वो 21 अप्रैल को टेस्ट देने के लिए दिल्ली गई थी। दिल्ली में 2 दिन एक रिश्तेदार के यहां ठहरने के बाद वो 23 अप्रैल की रात को हिसार चली गई। वहां जाने से पहले उसने अपने मोबाइल से हिसार में रहने वाले उदेश यादव को फोन किया था, किंतु उसने फोन रिसीव नहीं किया था। कॉल बैक नहीं आने पर डॉक्टर भावना ने दूसरे नंबरों से भी कॉल की। उदेश ने कॉल रिसीव नहीं की। अंत में भावना ने छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज आ रही हूं आज भेज दिया। दरअसल उदेश को वो कई सालों से जानती थी। वो उसका दूर का रिश्तेदार भी था। वो हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में क्लर्क की नौकरी करता था और सरकारी क्वार्टर में अकेला रहता था। उसने डॉक्टर भावना की कॉल रिसीव नहीं की और ना ही व्हाट्सएप मैसेज देखा। फिर भी वो उसके सरकारी क्वार्टर पर जा पहुंची। रात हो चुकी थी। मेन गेट बंद था। वो पीछे से दीवार फांदकर क्वार्टर के बरामदे में जा पहुंची। काल बेल बजाई, साथ में दरवाजे की कुंडी भी खटखटा दी। जल्द ही दरवाजा खुल गया। उदेश बाहर निकला। निकलते ही चौंकते हुए बोला, तुम यहां क्यों आई? वह भी रात को? क्या करती, तुम फोन ही नहीं रिसीव कर रहे थे, देखो कितनी मिस कॉल है, भावना शिकायती अंदाज में बोली। क्यों फोन रिसीव करता, मैं जब मना कर दिया है कि कॉल नहीं करना तो नहीं करना था, उदेश नाराजगी के साथ बोला। गुस्सा नहीं, पहले वॉशरूम बताओ, जल्द जाना है। भावना की मांग पर उदेश शांत हो गया और क्वार्टर के भीतर बने टॉयलेट की ओर इशारा कर दिया। कुछ देर में वॉशरूम से भावना क्वार्टर के एक कमरे में आ गई थी। उदेश सिर झुकाए कुर्सी पर बैठा था। उसे उदास देखकर भावना पास पड़ी दूसरी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठती हुई बोली, उदास क्यों हो? मेरा आना बुरा लगा। तुम्हें यहां नहीं आना था। तुम्हारी आवाज सुने महीनों हो गए थे। क्या करती, मैं क्यों सुननी है मेरी आवाज? जब कोई संबंध ही नहीं रखना, कैसे नहीं रखना संबंध, कैसे मजाक है? क्या मेरी पत्नी है, बच्चा है, पत्नी को डिवोर्स दे दो, मैं उसे समझा दूंगी। डॉक्टर भावना का यह कहना था कि उदेश एक झटके में कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, तीखी आवाज में बोला, यही बकवास करने आई हो? यहां चली जाओ। यहां से नहीं, रात को कहां जाऊंगी? भावना बोली। जहां भी जहन्नुम में जाऊं तो फिर अकेली नहीं, तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगी मैं। भावना भी उदेश के कहे अंदाज में जवाब देकर कमरे में चहलकदमी करने लगी। तब तक उदेश वहां से निकलकर दूसरे कमरे में चला आया था। कमरे का दरवाजा बंद करने की आवाज के बाद वहां शांति छा गई। दोनों अलग अलग कमरे में थे। कौन क्या कर रहा था, किसके दिमाग में क्या चल रहा था, इससे दोनों अनभिज्ञ थे। कुछ मिनट बाद अचानक भावना बोली, खाने के लिए भी नहीं पूछोगे? कुछ है तो दे दो, भूख लगी है यार।
देख लो रसोई में जो कुछ है जाकर खा लो। तुमने खाया मेरी छोड़ो अपनी चिंता करो। अपनी भूख मिटाओ और यहां से चली जाओ। भावना सीधे रसोई में जा घुसी, जबकि उदेश ने अपने कमरे की बत्ती बुझा दी। कुछ देर तक बर्तन खनकने की आवाजें आती रही। तब तक रात गहराने लगी थी। क्वार्टर में एकदम से सन्नाटा छा गया था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वहां कोई रहता ही नहीं हो। आधी रात होने को आई थी। अचानक क्वार्टर के एक कमरे में आग की लपटें उठने लगी। चीखने की आवाजें आने लगी। आवाज भावना की थी। वो बचाओ बचाओ कह रही थी। कमरे में आग लग चुकी थी। उदेश ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। कमरे में भावना तड़प रही थी। उसे कंबल में लपेटा और उदेश उसे तुरंत पास के सोनी बर्न अस्पताल लेकर गया। अगले दिन सुबह करीब 8 बजे उदेश ने राजस्थान में रहने वाली भावना की मम्मी गायत्री यादव को तब कॉल की जब वो गांव के स्कूल के ऑफिस में थी। पर खोहर गांव के स्कूल के प्रिंसिपल है। हेलो, मैं हिसार हरियाणा से उमेश यादव बोल रहा हूं। भावना जल गई है। हिसार के सोनी बोन यूनिट में भर्ती है। आप जल्द से जल्द आ जाइए। यह सुनकर गायत्री चौंक गई। उन्हें फोन करने वाले पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने फर्जी कॉल समझकर उसे डांटते हुए सवाल जवाब कर दिए। उससे कहा कि भावना तो दिल्ली गई हुई है, तो फिर वो हिसार में कैसे पहुंच गई है? वो गलत बता रहा है। किंतु जब उसने विश्वास दिलाया कि वो उनकी बेटी डॉक्टर भावना के बारे में सच बोल रहा है, वो अस्पताल में जीवन मौत से जूझ रही है, उन्होंने वीडियो कॉल पर भावना से बात करवाने को कहा। उदेश ने वीडियो कॉल कर अस्पताल में उस वक्त मौजूद नर्स से भावना को दिखाने को कहा। नर्स ने ऐसा ही किया। वीडियो देखकर गायत्री को बेटी के जलने का विश्वास हुआ। बेटी की हालत बेहद नाजुक थी। एकदम मरणासन हालत में वो बेचैन हो गई, क्योंकि 24 अप्रैल को भावना दिल्ली से अपने गांव अनंतपुरा लौटने को कहकर 21 को टेस्ट देने के लिए निकली थी। मोबाइल से बेटी की दशा देखकर मानो गायत्री के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो कांपने लगी। किसी तरह से हिम्मत की। स्कूल के एक स्टाफ को साथ लिया और अपने देवर को यह सूचना देकर हिसार के लिए निकल पड़ी। गायत्री ने जब अस्पताल में भावना की गंभीर हालत देखी तो उनका कलेजा कांप उठा। डॉक्टर ने बताया कि वो करीब 80% जल चुकी है। इतना जला इंसान शायद ही कभी बच पाता है। उसका बचना नामुमकिन लगता है, क्योंकि उसके शरीर पर जलने के अलावा चोट के निशान भी हैं। वो बोल नहीं पा रही थी। उसका चेहरा पेट से लेकर घुटने तक का भाग बुरी तरह जल चुका था। सिर के बाल और पीठ सुरक्षित थे। पेट पर धारदार हथियार से चोट के कई निशान थे। उसकी जली देह से पेट्रोल की गंध आ रही थी, जिससे उसे चाकू से गोदे जाने और पेट्रोल से जलाने की आशंका हुई। हिसार के सोनी बर्न अस्पताल में गायत्री ने बेटी को बेड पर तड़पते हुए देखा। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो ठीक से बात कर सके। कई बार पूछने पर उसने सिर्फ इतना कहा, मम्मी मुझे बचा लो। देखो तुम्हारी बेटी के साथ क्या कर दिया। अस्पताल में उसे मालूम हुआ कि उसे भर्ती करवाने वाला व्यक्ति जा चुका है। गायत्री को भावना का हिसार पहुंचना कुछ समझ नहीं आया। अस्पताल में भर्ती करवाने वाले की तहकीकात की। वो वहां नहीं मिला। उन्हें फोन करने वाला उदेश यादव भी नहीं था। उसी ने भावना को जली अवस्था में भर्ती करवाया था। गायत्री ने महसूस किया कि उस अनजान शहर में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है और वहां के इलाज से वो संतुष्ट नहीं हुई। इस कारण गायत्री ने उसे जयपुर ले जाने का फैसला किया। हालांकि अस्पताल के डॉक्टर भावना की हालत को देखकर उसे वहां से छुट्टी देने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि इससे मरीज की जिंदगी को खतरा हो सकता था। इस पर गायत्री ने विशेष ध्यान नहीं दिया और कई घंटे का सफर तय कर गायत्री आखिरकार बेहोश भावना को लेकर जयपुर आ गई। वहां एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया, लेकिन डॉक्टरों के लाख कोशिश करने के बावजूद भावना बचाई नहीं जा सकी। उसने 24 अप्रैल 2025 की रात करीब 11:24 पर इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भावना की मौत से गायत्री बेहद दुखी हो गई।
रोने लगी, दोनों हाथों से अपनी छाती पीटने लगी, जमीन पर बैठ गई। उन पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। कुछ साल पहले ही उनके पति की सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी। पागलों की तरह हाथों को जमीन पर मारने लगी। उनके साथ आए परिजनों ने उन्हें शांत करवाया। तब तक वो गुस्से में आ चुकी थी। भावना को अस्पताल में भर्ती करवाने वाले उदेश यादव के बारे में पता किया। वो हिसार के अस्पताल से ही लापता था। फोन भी उसी ने किया था। गायत्री का उस पर शक गहरा हो गया। उन्होंने जयपुर के एसएमएस थाने में उदेश यादव पर हत्या का शक जताते हुए 0 एफआईआर दर्ज करवा दी। आंसू भरी आंखों से गायत्री ने एफआईआर में घटना के 3 दिन पहले डॉक्टर भावना के दिल्ली जाने से लेकर उस वक्त तक का विवरण लिखवाया। भावना 21 अप्रैल को अनंतपुरा बहरोड से टेस्ट देने के लिए दिल्ली गई थी। तो दिन 21 और 22 को उसने अपनी छोटी बहन शालू के पास शहर का टेस्ट दिया था। 23 को दिन में उसने फोन कर बताया था कि वो 24 अप्रैल की सुबह घर लौट आएगी। इस पर गायत्री ने सवाल उठाए कि जब वो दिल्ली में थी तब वो हिसार कैसे पहुंच गई। उसके साथ हुई साजिश से घटना हुई है। उदेश के बारे में पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि वो उनके ही किसी दूर के रिश्तेदार का करीबी है और हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्लर्क है। इससे पहले मेडिकल बोर्ड से भावना के शव का पोस्टमार्टम हुआ। 0 एफआईआर के आधार पर ही हिसार पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। जांच हिसार के अस्पताल से शुरू हुई, जहां से 24 अप्रैल की सुबह 8:35 पर भावना की मम्मी को फोन कर उसके जलने की जानकारी दी गई थी। इस दौरान उदेश हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरे से लिए गए फुटेज में था। उसकी तलाश की जाने लगी, किंतु वो नहीं मिला। पुलिस उदेश के बारे में पता करने लगी। वारदात के 2 दिन बाद जयपुर में दर्ज करवाई गई एफआईआर हिसार के सिविल लाइंस थाने पहुंची। हिसार के सोनी अस्पताल में पूछताछ में हिसार की पुलिस को मालूम हुआ कि 24 अप्रैल की रात 10 बजे के करीब डॉक्टर भावना को काफी जली अवस्था में भर्ती करवाया गया था। तब वो कंबल में लिपटी हुई थी। उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई थी। पुलिस उदेश के उस क्वार्टर में गई जहां डॉक्टर भावना के साथ आग में जलने की घटना हुई थी। उदेश वहां नहीं मिला था। घटना स्थल की जांच में पुलिस को एक पेट्रोल की बोतल मिली। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि उदेश भावना के दूर के रिश्तेदार का रिश्तेदार है। वो हरियाणा के रेवाड़ी में लिद गांव का रहने वाला है और यूनिवर्सिटी के क्वार्टर में रहता है। वो भावना को अस्पताल में भर्ती करने के बाद फरार हो गया था। उसका फोन भी बंद था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। पुलिस उदेश के कमरे से पेट्रोल की बोतल, जले हुए कपड़े व अन्य सामान बरामद कर चुकी थी। इसके बाद उदेश का पकड़ा जाना जरूरी था ताकि वारदात की पूरी जानकारी मिल सके। उससे पूछताछ किए जाने के पहले तक ये पता करना मुश्किल था कि आखिर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के उस क्वार्टर में 21 अप्रैल के बाद से कब क्या हुआ था, क्योंकि गायत्री यादव के मुताबिक भावना अपने घर से दिल्ली के लिए 21 अप्रैल 2025 को ही निकली थी। साथ ही क्वार्टर के जिस कमरे में ये वारदात हुई थी वहां उदेश और भावना के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। बगैर चश्मदीद गवाह के घटना के बारे में पूरी जानकारी जुटाना पुलिस के लिए मुश्किल काम था। डॉक्टर भावना भी बिगड़ी हालत के चलते मौत से पहले अपना कोई बयान नहीं दे पाई थी। ऐसे में उदेश के क्वार्टर में हुई वारदात एक राज बन चुकी थी। जांच के लिए पुलिस टीम बनाई गई। आखिरकार 4 दिन बाद पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने हिसार से ही उदेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को उम्मीद थी कि अब भावना के कत्ल का एक एक सच सामने आ जाएगा, किंतु मामला उलझा हुआ ही रहा। कारण खुद को गिरफ्तार करवाने वाले उदेश ने जो कहानी सुनाई उसमें एक युवती के जिद्दीपने की प्रेम कहानी सामने आई। उससे पुलिस थोड़ा उलझ गई। उसने ये तो माना कि डॉक्टर भावना के जलने की वारदात उसके क्वार्टर में ही हुई थी, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि भावना खुद अपने साथ पेट्रोल की बोतल लेकर आई थी और उसने खुद ही अपने शरीर पर आग लगा ली थी।
उसने भावना को नहीं जलाया, बल्कि उसकी आग बुझाई और उसे अस्पताल लेकर आया। इधर भावना के जलने और जलाने की इस कहानी के बीच उदेश की पत्नी निक्की के बयान और उसके साथ भावना की दर्जनों चैटिंग ने पुलिस को उलझन में डाल दिया। पुलिस ने उस चैटिंग के कुल 60 स्क्रीनशॉट्स का विश्लेषण किया। तब उदेश और भावना के बीच की प्रेम कहानी का एक नया पहलू सामने आया। निक्की से पूछताछ और चैटिंग के किए गए अध्ययन से पता चला कि डॉक्टर भावना के उदेश से संबंध तब से थे जब उसने डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू भी नहीं की थी। साल 2018 में दोनों की पहली बार मुलाकात एक विवाह समारोह के दरमियान हुई थी। वहीं उनकी छोटी सी मुलाकात अच्छी जान पहचान में बदल गई थी। दोनों के दिलों में प्रेम का पिजारोपण हो गया था। उनकी नजरें मिली, बातें हुई और धीरे धीरे एक गहरी आकर्षण की लहर उठी, जहां भावना की खूबसूरती और उदेश की मजबूत उपस्थिति ने उन्हें एक दूसरे के करीब खींचा, कभी कभी छिपे हुए स्पर्श और गर्माहट भरी निगाहों के साथ। जल्द ही दोनों ने एक दूसरे को पसंद करने की बात अपने फैमिली वालों को बता दी कि वे आपस में शादी करना चाहते हैं। डॉक्टर भावना उदेश के मामा की दूर की साली थी। उदेश ने अपनी मामी और उनके फैमिली वालों के माध्यम से शादी का प्रस्ताव भावना के फैमिली वालों तक पहुंचाया था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। वो बेहद खूबसूरत भावना को डॉक्टरी की पढ़ाई करवाना चाहते थे। इसका उदेश पर गहरा असर हुआ। तब तक वो बेरोजगार था और नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था। उसे सफलता भी जल्द मिल गई और उसकी 2019 में हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय में क्लर्क के पद पर नौकरी लग गई। इसके बाद वो विश्वविद्यालय परिसर में मिले क्वार्टर में रहने लगा। कुछ समय बाद ही कोविड की लहर में खुद को परिवार समाज से अलग कर लिया। इस लहर की समाप्ति के बाद 2021 में उदेश की शादी निक्की के साथ हो गई। दूसरी तरफ पढ़ाई में होशियार भावना ने 12वीं में बायो विषय में 74% अंक प्राप्त किए थे और वो MBBS करने के लिए 2018 में फिलीपींस चली गई। 2023 में पढ़ाई पूरी कर घर आई। इसके बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा की तैयारी करने लगी। साथ ही PG की भी तैयारी में लग गई। इस संबंध में वो हर सप्ताह टेस्ट के सिलसिले में बहरोड से दिल्ली आती थी। 21 अप्रैल 2025 को भी वो इसी सिलसिले में दिल्ली गई थी और 22 अप्रैल तक दिल्ली में अपनी छोटी बहन के पास रुकी थी। 23 अप्रैल को उसने अपनी मम्मी को कॉल कर बताया था कि वो 24 अप्रैल को सुबह घर लौटेगी। पुलिस भावना की मौत की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई थी, जबकि फैमिली वालों का दावा था कि उसकी मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश के तहत हत्या हुई है। उसका मोबाइल, लैपटॉप और अन्य जरूरी दस्तावेज भी गायब पाए गए थे। भावना जब भी दिल्ली जाती थी, अपनी छोटी बहन के पास ही रुकती थी। ऐसे में अचानक उसके जली हालत ने हिसार में मिलने पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। भावना के फैमिली वालों ने उदेश यादव पर हत्या का आरोप लगा दिया था, लेकिन उदेश के घर वालों ने दावा किया कि भावना ने खुद आग लगाई थी। उसने खुद को खत्म किया था। इस दावे में उदेश की पत्नी निक्की भी शामिल थी। उन्होंने ये दावा चैटिंग के हवाले से किया। चैटिंग भी कुछ कम चौंकाने वाली नहीं थी, जिससे पुलिस ने उदेश और भावना के बीच गहरे संबंध का अनुमान लगाया। साथ ही ये भी आशंका जताई कि उनके संबंध में खटास आ चुकी थी और भावना का उदेश के प्रति प्रेम एकदम से एक तरफा हो गया था। उधर हिसार DSP तनुज शर्मा का कहना है कि डॉक्टर भावना यादव हिसार के उदेश से शादी करना चाहती थी। इसके लिए वो इस कदर उतावली थी कि उदेश पर अपनी पत्नी से तलाक लेने का दबाव बना रही थी। पुलिस के मुताबिक उदेश भावना से परेशान हो गया था। इस कारण ही उदेश ने पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा दी थी। निक्की और भावना की चैटिंग से स्पष्ट था कि उदेश अपनी वैवाहिक जिंदगी से खुश था, लेकिन भावना ही उसकी जिंदगी में जबरन घुसने की कोशिश कर रही थी। भावना को हमेशा लगता था कि उदेश उसकी उपेक्षा कर रहा है। उदेश उसकी कॉल नहीं उठाता था और ना ही वो उसके किसी मैसेज का जवाब देता था।
इस कारण भावना अलग अलग फोन नंबरों से उसे कॉल करती थी। जब इससे भी बात नहीं बनी तब वो उसकी पत्नी निक्की पर ही बात करवाने का भावनात्मक दबाव डालती थी। उदेश यादव को हिसार सिविल लाइंस थाने की एसओ कविता ने कोर्ट में पेश करके 3 दिन की रिमांड पर लिया, तो उन्हें पूछताछ के दौरान डॉक्टर भावना यादव की मौत मामले में व्हाट्सएप चैटिंग का पता चला, जिससे पता चला कि शादीशुदा प्रेमी से मिलने के लिए भावना अक्सर हिसार आती थी। जब उदेश उसकी उपेक्षा करने लगा तब भावना अनजान नंबरों से कॉल कर बात करने की कोशिश करने लगी थी। उदेश की गिरफ्तारी से उसकी पत्नी निक्की और मम्मी परेशान हो गई। उन्होंने उदेश पर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना था कि भावना यादव उदेश से एक तरफा प्यार करती थी। वो उसके प्यार में पागल थी और हर हालत में उसी के साथ रहना चाहती थी। क्योंकि उदेश विवाहित था और उसके 1.5 साल का बच्चा भी है, वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहना चाहता था, लेकिन भावना उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उदेश की पत्नी निक्की का कहना है कि भावना कई महीनों से पीछे पड़ी हुई थी, शादी करने की जिद पर अड़ी हुई थी। एक चैटिंग में भावना ने यह भी लिख दिया था कि वो खत्म हो जाएगी। उसके द्वारा की गई लगातार चैटिंग वारदात के 3 दिन पहले की गई थी। तथ्य संकलन करने तक पुलिस आरोपी उदेश यादव से पूछताछ कर रही थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।